हेलो गाइस जो कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ ये एक बहुत ही खौफनाक कहानी है। कैसे एक इंसान जो कि अपनी जान जोखिम में डालकर देश के दुश्मनों से लड़ने की ठान लेता है, वो अपने घर में ही जंग हार जाता है। जी हाँ दोस्तों, दिनेश दिवाकर शुरू से ही देश के लिए कुछ करना चाहता था। बचपन से ही उसके मन की इच्छा थी कि वो बड़ा होकर आर्मी में जाए और देश की सेवा करे। इसके लिए वो आर्मी की भर्ती की शुरू से ही तैयारी करता रहा और इसके लिए हर एग्ज़ाम्स वो देता रहा। आखिरकार उसके मन की इच्छा जो है, उसके मन की मुराद जो है वो पूरी हो जाती है। उसको सीआरपी में सिलेक्ट कर लिया जाता है। सीआरपीएफ के 75वें बटालियन में दिनेश को हवलदार की पोस्ट मिल जाती है। गवर्नमेंट जॉब होती है, इसलिए शादी करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। घर वाले दिनेश को लड़की दिखाते हैं। लड़की बहुत खूबसूरत होती है। पहली नज़र में ही वो लड़की दिनेश को पसंद आ जाती है और दिनेश शादी करने के लिए हामी भर देता है और इस तरह से दिनेश की शादी हो जाती है। शादी के कुछ देर बाद ही दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं। पूरा कंप्लीट परिवार था। बीवी बच्चे दिनेश को सब कुछ मिल चुका था। गवर्नमेंट जॉब थी, कमी किसी चीज़ की नहीं थी। सारा परिवार खुश था और हंसी खुशी सारा परिवार ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। दिनेश और उसकी फैमिली फर्रुखाबाद के भगवान नंगला में रह रहे थे और ये परिवार मूल रूप से एटा के अलीगंज का रहने वाला था, लेकिन फिर उसके बाद ये लोग फर्रुखाबाद शिफ्ट हो चुके थे। दिनेश की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी और उसका परिवार फर्रुखाबाद में रहता था। दिनेश कभी कभी छुट्टी लेकर घर आ जाया करता था और उसके बाद फिर से नौकरी के लिए वो जम्मू कश्मीर चला जाता था। एक दिन दिनेश के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है। दिनेश को फ़ोन करने वाला शख्स जो है वो उसके गांव फर्रुखाबाद का ही था। वो अनजान शख्स दिनेश को अपना नाम नहीं बताता, बल्कि कहता है कि मैं तुम्हारे गांव से बोल रहा हूँ। तुम्हारी बीवी का किसी के साथ चक्कर है और तुम्हारी बीवी तुम्हारी पीठ पीछे उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाती है। ये सुनकर दिनेश के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको यकीन ही नहीं होता कि उसकी बीवी, जिसको वो जी जान से ज़्यादा प्यार करता था, वो उसकी पीठ पीछे उसको धोखा दे रही होगी। दिनेश उल्टा फ़ोन करने वाले को ही बुरा भला कहने लगता है और उसको कहता है कि तुमने मेरी बीवी पर ऐसा लांछन लगाया कैसे। दिनेश को अपने कानों सुनी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो फ़ोन करने वाला वो अनजान शख्स कहता है, तुम्हारी बीवी का ये रोज़ का काम है। जब घर में तुम्हारे बच्चे सो जाते हैं तो वो रात को अपने प्रेमी को चुपके से बुला लेती है और उसके साथ सारी रात गलत काम करती रहती है। ये उसका रोज़ का काम है। दिनेश फ़ोन करने वाले को कहता है कि क्या तुम मुझे इसका कोई सबूत दे सकते हो। तो फ़ोन करने वाला कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इसका फ़ोन पर कोई सबूत नहीं दे सकता, क्योंकि इससे मेरी जान को भी खतरा हो जाएगा। हाँ, अगर तुम अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ना चाहते हो तो किसी दिन अचानक से अपने घर में पहुंच जाओ, लेकिन आने से पहले अपनी बीवी को इस बारे में मत बताना कि तुम यहाँ पर आ रहे हो। और ये बात कहकर वो फ़ोन काट देता है। अब दिनेश के मन में दुविधा पड़ने लगती है। दिनेश इस दुविधा का सल्यूशन चाहता था और इसलिए वो अचानक से अपने घर फर्रुखाबाद जाने की बात सोचने लगता है। लेकिन फिर उसके मन में ये ख्याल आता है कि अगर ये बात गलत साबित हुई तो अचानक से अपने घर में देखकर उसकी बीवी जो है वो उसके बारे में क्या सोचेगी। दिनेश इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ था कि उसको अचानक से याद आता है कि 6 दिनों के बाद उसकी बीवी का जन्मदिन आने वाला था। दिनेश सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी बीवी के लिए कोई सरप्राइज़ गिफ्ट ले जाऊं और अचानक से घर पहुंच जाऊं। और उसके जन्मदिन वाले दिन जब मैं घर पहुंचूंगा तो अगर तो फ़ोन करने वाले की बात सच साबित होती है कि बीवी मेरी मुझे धोखा दे रही होगी, तो मैं उसको आसानी से पकड़ लूँगा। अगर ये बात झूठी निकलती है तो मैं अपनी बीवी को बोल दूँगा कि मैं तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए तुम्हें बिना बताए आ गया। ये आइडिया दिनेश को अच्छा लगने लगता है और वो ज्वेलर की दुकान पर जाता है, एक सोने की रिंग लेता है और उसको गिफ्ट पैक करवा कर अपने पास रख लेता है और वो इंतज़ार करने लगता है उन 5 दिनों का। जैसे ही 5 दिन बीतते हैं, दिनेश अपने घर फर्रुखाबाद के लिए रवाना हो जाता है। दिनेश को अपनी बीवी पर पूरा यकीन था
उसे अनजान फ़ोन करने वाले शख्स की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने गांव जाकर अपने मन का ये वहम निकालना चाहता था। इसलिए वो फर्रुखाबाद के लिए निकल पड़ता है। दिनेश घर के पास पहुंचता है तो वो सीधा घर का मेन गेट खटखटाने के बजाय घर के पिछले हिस्से की तरफ जाता है। घर दो मुंह वाली गली पर बना हुआ था और दिनेश का जो बेडरूम होता है वो गली के साइड पर बना हुआ था। दिनेश घर की तरफ जाने की बजाय दीवार के साथ कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करता है तो बेडरूम से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। ये देखकर दिनेश को यकीन हो जाता है कि उसकी बीवी सच में उसको पीठ पीछे धोखा दे रही थी। वो फ़ौरन से घर के मेन गेट की तरफ मुड़ता है और ज़ोर ज़ोर से घर का मेन गेट खटखटाने लगता है। बाहर शोर की आवाज़ सुनकर बीवी हैरान रह जाती है। दिनेश की बीवी अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी। बाहर दिनेश की आवाज़ सुनकर वो घबरा जाती है। सीआरपीएफ का जवान दिनेश हवलदार 6 जून को 15 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर के लिए निकलता है। उसके मोबाइल की लोकेशन बता रही थी कि वो 7 जून की रात तकरीबन 1 बजे के करीब अपने घर के पास था। फिर उसके बाद दिनेश का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और फिर 8 जून की दोपहर को दिनेश की पत्नी अपने मोबाइल से अपनी सास के फ़ोन पर फ़ोन करती है और बताती है कि दिनेश 15 दिन की छुट्टी पर घर के लिए निकला था, लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। घर में अपने फैमिली मेम्बर्स को ये बात बताती है। दिनेश का बड़ा भाई बताता है कि उसकी दिनेश से 7 जून को रात 1 बजे के करीब बात हुई थी। तब दिनेश ने बताया था कि वो घर पहुंच चुका है, लेकिन दूसरी तरफ दिनेश की पत्नी कह रही थी कि दिनेश घर के लिए निकला तो था, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। फैमिली मेम्बर्स को दिनेश की पत्नी पर शक होने लगता है। दिनेश के परिवार वाले पुलिस स्टेशन जाकर दिनेश के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं और उसके अगले ही दिन घर से थोड़ी दूरी पर खेत में उनको दिनेश की लाश मिलती है। लाश को पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। पुलिस वाले दिनेश की पत्नी रमा को लाश की शिनाख्त करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो शिनाख्त करने के लिए नहीं जाती। दिनेश के भाई और उसकी मां को बुलाया जाता है। दिनेश के भाई रमेश और उसकी मां को जब दिनेश की लाश दिखाई जाती है तो वो लोग अपने बेटे की फ़ौरन से पहचान कर लेते हैं। अब ये बात बड़ी अजीब थी कि दिनेश की पत्नी रमा को जब लाश की शिनाख्त करने के लिए बुलाया गया था तो वो पुलिस स्टेशन नहीं पहुंची थी। दूसरा, वो झूठ बोल रही थी कि दिनेश घर आया ही नहीं था। पुलिस वालों का और दिनेश के घर वालों का रमा पर शक बढ़ता जा रहा था। पुलिस वाले रमा को हिरासत में ले लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। पहले तो रमा अनजान बनने की कोशिश करती है, लेकिन जब लेडी पुलिस ऑफिसर उससे थोड़ी सी सख्ती करते हैं, जब उसको थोड़ी सी 3rd डिग्री दी जाती है, तो रमा जो है वो सारी कहानी बयान कर देती है। और जो कहानी वो बयान करती है वो अपने आप में हैरान करने वाली थी। दरअसल रमा बताती है कि चुपचाप जब दिनेश घर लौटा था वो अपने प्रेमी के साथ अपने हवस की आग बुझाने में लगी हुई थी। बाहर पति की आवाज़ सुनकर वो कपड़े पहनने लग जाती है, लेकिन उसका प्रेमी अमोल जो है वो उसके कमरे में मौजूद था। अब दिक्कत ये थी कि उसको कहाँ पर छुपाया जाए। इसी कारण उसको दरवाज़ा खोलने में थोड़ी देर लग जाती है। पहले वो कपड़े पहनती है और उसके बाद अमोल को एक बड़े से बॉक्स में बंद करके उसके ऊपर चादर रख देती है और उसके ऊपर पानी का गिलास रख देती है। और ये सब करने में उसको काफ़ी समय बीत जाता है। उसके बाद वो जाकर बाहर मेन गेट खोलती है। दिनेश जब अंदर आता है तो वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था और अपनी बीवी को दरवाज़ा खोलने में इतना टाइम लगाने के लिए मारना पीटना शुरू कर देता है और पूरे घर की तलाशी लेता है। पूरा घर तलाशने के बाद भी दिनेश को अमोल नहीं मिल पाता। दिनेश ने अपनी पत्नी को खूब मारा था। रमा मन ही मन दिनेश से बदला लेने की सोचने लगती है, लेकिन वो सीधा उसको कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि दिनेश अच्छी कद काठी का और ताकतवर इंसान था। उसको पता था कि अगर उसने दिनेश का विरोध करने की कोशिश की तो दिनेश उसको जान से मार डालेगा। इसलिए वो दिनेश को प्यार से खाना खिलाती है और बोलती है कि मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। और इस तरह से वो अंदर जाकर एक उत्तेजित करने वाले कपड़े मैक्सी पहन कर आती है,
जो कि सारी पारदर्शी होती है, जिससे कि वो दिनेश को उत्तेजित कर सके। और इस तरह से रमा अपनी अदाओं से दिनेश को उत्तेजित करने लगती है और फिर दिनेश को हर तरह से अपनी बातों में लगाने की कोशिश करती है और उसको प्यार से पूछती है कि आपने मुझे क्यों मारा। दिनेश उसको कहता है कि तुम्हारे कमरे से आवाज़ें आ रही थी। तो रमा बोलती है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, दरअसल मैं टेलीविज़न पर कुछ फ़िल्म देख रही थी, ये जो आवाज़ें आ रही थी वो उसी फ़िल्म से आ रही थी। दिनेश को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन सही है और कौन गलत है, लेकिन दिनेश की बीवी रमा उसको उत्तेजित करने में लगी हुई थी और थोड़ी देर बाद ही दिनेश का जो मन है वो पिघलने लगता है और वो रमा से शारीरिक संबंध बनाने लगता है और उसके कुछ देर बाद उसको नींद आने लगती है। रमा भी सोने का नाटक करती है और थोड़ी देर बाद वो बेड से उठती है। दिनेश अब सो चुका था। वो दबे पांव बेड से नीचे उतरती है और बक्से को खोलकर उसमें से अमोल को बाहर निकालती है। बक्से में बंद होने के कारण अमोल जो है उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, उसको सांस नहीं आ रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है और रमा जो है वो उसके मुंह पर उसी समय हाथ रख देती है और कहती है कि ऐसी आवाज़ें मत निकालो, नहीं तो मेरा पति उठ जाएगा। उधर दिनेश करवटें बदलने लगा था। अमोल और रमा को अब लगने लगता है कि उनकी पोल खुल जाएगी। दिनेश उठने वाला था। रमा रसोई से एक तवा लेकर आती है और दिनेश के सर पर मार देती है। उसके बाद अमोल कंबल से दिनेश का गला घोंट देता है और फिर दोनों घर में रखे हुए पेट्रोल से दिनेश के ऊपर पेट्रोल डालते हैं और उसको आग लगा देते हैं। दिनेश अब मर चुका था। लाश अधजली हालत में घर में पड़ी हुई थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। उधर दिन चढ़ने लगा था। रमा के बच्चे स्कूल जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रमा दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है और कमरे पर बाहर से ताला लगा देती है। बच्चे बाहर आने की जिद कर रहे थे, लेकिन रमा उनको डांटकर चुप करा देती है। सारा दिन इसी तरह बीत जाता है। बच्चे कमरे के अंदर ही कैद रहते हैं। माँ बच्चों को खिड़की से खाना देती रहती है, लेकिन कमरे को बाहर से खोलती नहीं, क्योंकि उसको पता था कि बाहर दूसरे कमरे में उसके पति की लाश पड़ी थी। बच्चे अगर वो लाश देख लेते तो पुलिस को सब कुछ बता देते। यही सोचकर रमा बच्चों को स्कूल से भी छुट्टी करवा देती है और उनको कमरे में ही कैद रखती है। शाम होने के बाद जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा छाने लगता है तो रमा अपने प्रेमी को स्कूटी लाने के लिए कहती है। दोनों स्कूटी पर लादकर दिनेश की लाश को घर से थोड़ी दूरी पर खेतों में फेंक देते हैं। अमोल वहां पर दिनेश की लाश के साथ दिनेश का बैग और मोबाइल भी फेंक देते हैं, ताकि ऐसा लगे कि दिनेश को घर पहुंचने से पहले ही गुंडों ने मार दिया था। पुलिस रमा के भाई और अमोल के दोस्त को भी गिरफ्तार करती है, लेकिन इस कत्लकांड में उनकी संलिप्तता नहीं पाई जाती। रमा और अमोल ने अकेले मिलकर ही इस खतरनाक वारदात को अंजाम दिया था। दोनों अपनी गलती मान लेते हैं। अमोल को भी गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता है। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि एक हंसते खेलते परिवार को रमा की एक गलती ने बर्बाद कर दिया। हवस में अंधी होकर वो कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। रमा अपने पति को धोखा दे रही थी और उसको लगता था कि वो कभी पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन जब उसके कारनामों की खबर गांव वालों को लगने लगती है तो गांव के ही किसी शख्स ने दिनेश को फ़ोन करके सब कुछ सच सच बता दिया था। रमा जेल में बैठकर अब पछता रही है और अपने किए पर शर्मिंदा है, लेकिन अब उसने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया है। पति को तो वो पहले ही जान से मार चुकी है, खुद वो जेल में बैठी है और उसके बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में लटक चुका है। बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि अगर रमा अच्छे से अपना दाम्पत्य जीवन निभाती तो हंसता खेलता परिवार हमेशा यूं ही बना रहता, लेकिन उसकी एक गलती ने उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप किस शहर से मेरी कहानी सुन रहे हैं। दोस्तों, मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।